हेलो मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं रोशन से आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस, जो 10th क्लास का सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस रोशन सा स्टडी पॉइंट पे करवाया जाएगा इस साल। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है ना वो हिस्ट्री सब्जेक्ट की रहने वाली है। आपको पता है कि भाई एसएसटी में हम कुल मिला के 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें से हिस्ट्री भी हमारी एक सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के ऊपर फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो काफ़ी पहले ही किया था, बीच में मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। 10th क्लास की वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि यार वीडियोस पे व्यूज़ कम आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बहुत कमेंट किया उस वीडियो को, मतलब महीने 2 महीने बाद उस पर व्यूज़ आने लगे और बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि भैया हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है अब जल्दी से अपलोड करो। तो आप लोगों के लिए अब वीडियो बनाने वाला हूँ, लगातार वीडियो आएगा। इससे पहले मैंने अभी हाल फिलहाल में ही जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है वो मैंने अपलोड किया है, उसको भी देखें। प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, सभी सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके लाइन से सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें हमने राष्ट्रवाद का अर्थ समझ लिया था, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने जान लिया था कि भाई जो सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से ही देखा जाता है ना। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो आपका जो बदलाव आया था वहाँ के समाज में जो बदलाव आए थे उसको हमने जाना था। नेपोलियन की जो संहिता थी, है ना, उसके क्या सकारात्मक विशेषताएं थी, क्या नकारात्मक विशेषताएं थी, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में समझ लिया था। आज का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम टॉपिक नंबर 2 इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 जो रहेगा, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, उसमें कुल मिला के 3 से 4 टॉपिक दे रखे हैं, उसको हम समझने वाले हैं बहुत ही बारीकी से। सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से समझा रहा हूँ। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई से है आप, चाहे आप आरबीएसई से है, आप हरियाणा बोर्ड से, आप उत्तराखंड बोर्ड से, आप बिहार बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से है भाई, इस वीडियो को देख के आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहला टॉपिक हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, आप पहले यूरोप के नक्शे को देखिए। इस समय अगर हम यूरोप में देखते हैं तो भाई बहुत सारे ऐसे देश है जो कि अभी आप नाम सुनते होंगे, जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, है ना, ये नाम सुनते थे। लेकिन 18वीं सदी के मध्य तक की अगर हम बात करें, 18वीं सदी का मध्य मतलब कि 18वीं सदी का मतलब क्या है, 18वीं सदी, एक सदी में होते 100 साल। 18वीं सदी का मतलब यहाँ पे है 1700 से लेकर 1800 तक के बीच का जो 100 साल का गैप है। तो यहाँ पे हम 18वीं सदी के मध्यकाल की हम बात करें, यानी कि 1850 के आसपास की हम बात करें, तो उस समय 1850 के आसपास तक क्या था, उस समय जो यूरोप था वो अलग था अभी के समय से। तो जिस इलाके को हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, उस समय वो जो एरिया था पूरा राजशाहियों में बटा हुआ था। वहाँ पे डची और कैंटनों में, मतलब पूरे एरिया जो था वो बटा हुआ था। और यहाँ के अलग अलग राजा होते थे जिनके अलग अलग स्वायत्त क्षेत्र होते थे, जहाँ से वो क्या करते थे, शासन करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, यानी कि यहाँ पे निरंकुश राजाओं का क्या था, शासन था। और इन इलाकों में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। ये अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, मतलब वो एक जैसी संस्कृति को फॉलो करने वाले अपने आप को नहीं कहते थे। अपने आप मतलब उनकी एक तरीके से क्या थी, सामूहिक पहचान वाली कोई बात थी नहीं उनके अंदर। अक्सर वे अलग अलग भाषा बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम ऑस्ट्रिया और हंगरी में शासन करने वाले एक वर्ग की हम बात करें, एक साम्राज्य की बात करें, जिसको हम बोलते हैं हैसब वर्ग, ठीक है। तो इस अगर साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य में कई अलग अलग क्षेत्र और जन समूहों को जोड़कर इस मतलब साम्राज्य को बनाया गया था। कौन से मैं साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, हैब्सबर्ग साम्राज्य की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई यूरोप में इतनी ज़्यादा विविधताएं थी, इतना ज़्यादा अंदर था लोगों के बीच में। अब यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना कैसे पनपा, ठीक है। तो अभी आगे आपके बुक में कुछ विचारधारा के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें से उदारवाद, रूढ़िवाद क्या है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। 2.1 आपका जो टॉपिक दिया गया है उसको समझते हैं। तो 2.1 टॉपिक है हमारा कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। अब देखिए भैया, ये कुलीन वर्ग है क्या, यूरोपीय समाज में कुलीन वर्ग है क्या। तो यूरोप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था ये कुलीन वर्ग। ये जमीन के क्या होते थे, मालिक होते थे। इनके पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद होते थे। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में इनके जायदाद इतने ज़्यादा थे कि पूछो मत, और शहरी इलाके में इनके बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, हवेलियों के मालिक थे। आमतौर पर फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे और ये क्या थे, वैवाहिक संबंध के माध्यम से, मतलब आपस में क्या करते थे, ये वैवाहिक संबंध बनाते थे और आपस में जुड़े रहते थे, रिश्तेदारों की तरह, ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। संख्या के लिहाज से भाई काफ़ी कम थे, लेकिन इनके पास ज़मीन जायदाद है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा
पावरफुल थे। अब औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या होता है, यूरोप में एक नया वर्ग उभर कर सामने आता है। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग शामिल थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 18वीं सदी के आसपास ही क्या होता है भैया, 18वीं सदी में ही, मतलब औद्योगिक क्रांति के समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ 18वीं सदी के आसपास, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की जरूरत थी, उद्योगपतियों की जरूरत थी, व्यापारी लोग चाहिए थे व्यापार करने के लिए। तो इस तरीके से एक नया मध्यम वर्ग बना। 19वीं सदी तक इस वर्ग का आकार काफ़ी छोटा था। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जैसे कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग का धीरे धीरे क्या होता है यूरोप में ना, उनका जो अधिकार है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, उनके जो अधिकार क्षेत्र है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि 19वीं सदी के आसपास क्या होता है कि जो शिक्षित वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनके बीच में ही राष्ट्रीय एकता के जो विचार है वो लोकप्रिय होते हैं। यही मध्यम वर्ग के बीच में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना पनपेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार आप वीडियो को पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है 2.2, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, ठीक है। यहाँ पे अपने को ना उदारवादी विचारधारा को समझना है। भैया ये उदारवाद है क्या? देखिए, उदारवाद जो है वो लातिनी भाषा के शब्द लीवर से निकला है। इसका आधार क्या है? लीवर, है ना, लीवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, फ्रीडम, आज़ादी। उदारवाद का मतलब एक तरीके से समझ लो आज़ादी की हम बात कर रहे होते हैं। तो नया मध्यम वर्ग के लिए इसका अर्थ क्या था? जो नया मध्यम वर्ग उभर के सामने आया था, अभी हमने ऊपर बात किया यूरोप में, तो उनके लिए मतलब था व्यक्तियों के लिए आज़ादी। उदारवाद का मतलब क्या था उनके लिए? व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी कि भैया कानून के सामने ना सब बराबर होंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यही नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था। राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें उदारवादियों की, तो ये मानते हैं कि भाई सरकार जो बने वो सबकी सहमति से बने, ठीक है। सरकार बनाने में सभी लोगों का योगदान हो, वोट डालने का सभी को अधिकार मिले, कुछ ऐसा इनके बारे में आप कह सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादियों ने निरंकुश शासकों और जो पादरी वर्ग है उसके विशेष अधिकारों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आवाज उठाया था। उनके विशेष अधिकार को क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे। राजतंत्र को समाप्त करने के पक्ष में थी और ये चाहते थे कि शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए? संविधान तथा संसदीय सरकार के द्वारा सरकार को चलाया जाए। अगर हम, ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण हो गया, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम उदारवाद की बात करें तो ये मुक्त बाजार की स्थापना करवाना चाहते हैं। भैया मुक्त बाजार को महत्व देते हैं। ये चाहते हैं कि व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको हटाया जाए ताकि व्यापार आसानी से एक देश से दूसरे देश में हो सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदारवाद। मेरे को लगता है कि भाई मैं आपको अच्छे से उदारवाद समझा चुका हूं, आपको उदारवादी विचारधारा को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं 2.3, ठीक है। अब ये टॉपिक है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो रूढ़िवादी विचारधारा की हम बात कर लेते हैं। देखो, रूढ़िवादी सिंपल सी एक पुरानी विचारधारा होती है, ठीक है, जो प्राचीन समय में जो या पुराने समय से जो नियम कानून हम बनाते हुए जो अपनाते हुए आ रहे उसी को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि ये चाहते थे कि राजतंत्र जो है या फिर जो पादरी वर्ग का जो दबदबा है समाज में, है ना, सामाजिक भेदभाव जो पहले होता था वो रहे, यूरोप में यही चीज़ें होती रहे, ठीक है, ऐसा वो चाहते थे। वो बदलाव चाहते ही नहीं थे, बदलाव के पक्ष में है, मतलब विपक्ष में है। एक तरीके से बदलाव कोई चाहते ही नहीं है, पुरानी विचारधारा को ही आप अपनाते चलो। तो 1915 के बाद यूरोपीय जो सरकारें जो बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी भावनाओं से ही प्रेरित थी। 1915 कह रहा हूँ मैं, 1815 बोलेंगे, ठीक है। 1815 के बाद जो सरकारें बनी थी वो कहीं ना कहीं इसी भावना से प्रेरित थी। देखिए, इसी टॉपिक में एक वियना संधि के बारे में भी बताया गया है। वियना संधि है क्या? वियना संधि की क्या प्रमुख विशेषताएं थी उसको भी हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि हमने बात किया कि 1815 के बाद क्या होता है कि पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता है, रूढ़िवादी सिद्धांत के माध्यम से शासन चलने लग जाता है। इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है वियना में, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं ड्यूक मेटरनिक, उनके नेतृत्व में सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन को हम क्या बोलते हैं? वियना संधि या वियना सम्मेलन बोलते हैं, वियना संधि आप बोल सकते हैं। तो इस संधि की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखो, पहली विशेषता भाई, फ्रांस में जो बुर्बो वंश था, राजवंश था, उसको दोबारा से सत्ता में लाना था, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि भाई इसका जो मेन उद्देश्य था यूरोप में एक रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि फ्रांस ने उन इलाकों पर, इस संधि के माध्यम से क्या हुआ कि फ्रांस ने उन इलाकों से अपना नियंत्रण खो दिया
जिस पर नेपोलियन के समय में उसने अपना शासन कायम किया था। और तीसरा पॉइंट बताएंगे कि फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु क्या किया गया, नए राज्य स्थापित किए गए थे। तो इसके प्रमुख विशेषताओं में आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। अब थोड़ा सा हम ड्यूक मेटरनिक के बारे में भी जान लेते हैं। भैया ये थे कौन? देखिए, इनका जन्म जो है 15 मई 1773 को हुआ था। कब हुआ? 1773। ठीक है। वे ऑस्ट्रिया के क्या थे? चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में उन्होंने यूरोप के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप के राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनका क्या रहा? महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। नेपोलियन युद्ध के उपरांत इन्होंने क्या किया था? यूरोप के पुनर्रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पुरानी परंपरा यानी कि रूढ़िवादी तंत्र को दोबारा से उन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था। तो ये ड्यूक मेटरनिक के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता हूँ, 10 से 12-15 मिनट की वीडियो होती है मेरी। इससे ज़्यादा ऊपर की वीडियो मैं बनाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 4 से 5 पार्ट्स में ही इस चैप्टर को मैं कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर लेंथी होते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं। ठीक है भाई, आप लोग कमेंट डालोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालोगे तो वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आप कमेंट कम करोगे, लाइक्स कम मिलेगा, तो भाई वीडियो फिर लेट ही आएगा। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट डाल देना कि भैया अगली पार्ट जो अगली वीडियो हो जल्दी से जल्दी अपलोड करो। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।